13 राज्यों की 88 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले कांग्रेस विरासत पर भी लगाएगी टैक्स। कहा वो आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम के बयान का राहुल गांधी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर घबरा गए पीएम। दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है भाजपा। आप सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी चुनावी बॉन्ड पर फैसले के खिलाफ। यूपी सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। और इटावा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा हर वर्ग के लोगों को बीजेपी ने धोखा दिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने की है वसूली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। मंगलवार को जेल में केजरीवाल को इंसुलिन दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज तिहाड़ प्रशासन ने मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए 12:30 बजे का समय दिया था। उनसे मुलाकात हुई है, एक फोन के माध्यम से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले उनकी चिंता ना करें, वे बहुत मजबूत हैं और जनता के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत के बाद सीएम को पहली बार इंसुलिन दी गई है। तिहाड़ प्रशासन से लिया था और उन्होंने मेरे नाम के लिए अनुमति दी थी कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूं। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, करीब आधे घंटे की बातचीत हुई और उसके अंदर एक बीच में जंगला होता है जी और एक शीशा होता है और उसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था और एक फ़ोन के माध्यम से जो है उनसे बातचीत हो पाई। तो उनसे बातचीत हुई, अच्छी बात हुई और उन्होंने यही कहा है कि उनके बारे में दिल्ली वाले चिंता ना करें, वो बहुत मजबूत हैं और वो दिल्ली वालों के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखें। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अदालतों के फैसले को भी स्वीकार नहीं करती है। वे चुनावी बॉन्ड पर फैसले के खिलाफ हैं। वे 2012 में आए ऐतिहासिक 2G फैसले के खिलाफ हैं। आज पीएम मोदी और उनकी सरकार इस पर कायम है, वो बेनकाब हो गया। ये मोदी जी का 5G महा घोटाला है। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। न्यायालय के भी निर्णय लोग नहीं मानते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय आएगा, उसके खिलाफ खड़े। 2012 का ऐतिहासिक फैसला आया, उसके खिलाफ खड़े। तो आज पूरे देश के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये मोदी जी का 5G घोटाला है, 5G का महा घोटाला। अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अपने एक दोस्त को उन्होंने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह, सुमित सांगवान, सुरेंद्र नरवाल, जसवीर सिंह, दीपक हुड्डा, बलराज रोइंग से ये संबंधित खिलाड़ी पहुंचे हैं। करनाल क्लब में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों से मुलाकात की है। चुनाव को लेकर खिलाड़ियों से चर्चा भी की है। तो इस वक्त की अहम खबर करनाल से आपको दिखा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
खिलाड़ियों से मुलाकात की है। बलराज रोइंग, दीपक हुड्डा, ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की है। चुनाव को लेकर खिलाड़ियों से चर्चा भी की है। तो हरियाणा के करनाल से अहम खबर आपको बता दें, करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मोगा से है, जहां एसएसपी मोगा के निर्देशों के तहत चलाई गई नशा मुक्ति मुहिम के तहत थाना सदर की ओर से मुखबिर की सूचना के आधार पर मोगा के गांव खोसा पांडो में नाकाबंदी कर 2 बिना नंबरी मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। तो उनके पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसके चलते थाना सदर में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मानयोग एसएसपी मोगा जी की दिशा निर्देश से जिला मोगा विच नशा विरोधी मुहिम चलाई गई है, जिस दी लड़ी विच कल जतिंदर सिंह मुख अफसर थाना सदर मोगा ने कुलजीत सिंह ते कुलवंत सिंह जो अलीके दे रहन वाले आ, दोनों नूं 500 ग्राम हीरोइन समेत काबू किया, जिन्हां ते एनडीपीएस एक्ट दी रेलेवेंट सैक्शन तहत मुकदमा दर्ज किया। कित्थों दे रहने वाले ने? ये दोनों पिंड अलीके जिला फिरोजपुर दे रहन। ये हुण जिहड़ी उहदे उपर की कार्रवाई कीती? इन्हां ते मुकदमा एनडीपीएस एक्ट तहत दर्ज किया गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੈ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 13 राज्य की 88 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का भोंपू बंद हो जाएगा। आखिरी दौर में सभी सियासी दलों के नेता अपने पूरे दमखम से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। रैलियों और जनसभाओं का दौर भी जारी है। इंतजार है बस 26 अप्रैल का। यूपी से लेकर एमपी तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक चुनाव प्रचार की धार देखने को मिल रही है। 88 सीटों की जंग में कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव प्रचार में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। यूपी से लेकर एमपी तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी दल चुनावी दंगल में अपनी ताल ठोक रहे हैं। यूपी के सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव मैदान में जोर लगा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी डबल इंजन की तरह चुनाव प्रचार में जमकर ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के बाद यूपी सीएम योगी से लेकर उत्तराखंड के सीएम स्टार प्रचार के तौर पर अब दूसरे राज्यों का फोकस कर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं यूपी में अखिलेश संग साझा रैलियों के जरिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की पूरी जोर शोर से कोशिश में जुटे हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में वार पलटवार का दौर जारी है। दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो दूसरा चरण सिर्फ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। ऐसे में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के सभी सियासी दलों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। बारी है तो बस मतदान की, जो 2 दिन बाद होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। असम की 5 सीटों पर चुनाव होना है। करीमगंज, मंगलदोई, सिलचर, नागांव और कलियाबोर ये सीटें हैं। वहीं बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर ये 3 सीटें हैं। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव है। चिक्काकोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, बेलारी, हावेरी, धारवाड़ ये वो सीटें हैं जहां कर्नाटक में चुनाव होगा। वहीं केरल की 20 सीटों पर चुनाव होगा। कासरगोड, कन्नूर, वडकारा, वायनाड, काजीकोड, मलपुरम ये वो सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव है। टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद इन सीटों पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर बुल्ढाड़ा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वासिंग, हिंगोली, नांदेड़ और
परभड़ी, ये वो सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। वहीं मणिपुर की एक सीट आउटर मणिपुर में चुनाव होना है। राजस्थान की 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ा सीट शामिल है। इसके अलावा त्रिपुरा की एक सीट पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों, तो ये दूसरे चरण के वीआईपी चेहरे हैं। वायनाड से राहुल गांधी, त्रिवंतपुरम से शशि थरूर, मथुरा सीट से हेमा मालिनी, वही जोधपुर सीट से भैरव सिंह शेखावत, आप माफ कीजिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, कोटा सीट से ओम बिरला और प्रहलाद जोशी भी धारवाड़ सीट से मैदान में है। निर्दलीय पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, जबकि नवनीत राणा अमरावती से, ये वो वीआईपी चेहरे थे जो दूसरे चरण के मतदान में इनकी किस्मत लगेगी। बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा सीट की जंग में ये प्रत्याशी हैं। बीजेपी भोला सिंह, शिवराम वाल्मीकि और गिरीश चंद्र बसपा और सपा और बीजेपी का ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। मथुरा की अगर बात करें तो बीजेपी से हेमा मालिनी, मुकेश नागर कांग्रेस से हैं और सुरेश सिंह बसपा से, इनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं सतीश गौतम बीजेपी से हैं, विजेंद्र सिंह सपा से हैं, बसपा से हितेंद्र उपाध्याय, ये इन तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। गौतम बुद्ध नगर सीट की अगर बात करें तो महेश शर्मा, महेंद्र नागर और बस गाजियाबाद सीट की अगर बात करें तो बीजेपी, सपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। मेरठ लोकसभा सीट की अगर बात करें अरुण गोविल, सुनीता वर्मा, देवव्रत त्यागी, इनमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अमरोहा सीट की अगर बात करें तो कमर सिंह तंवर, दानिश अली और मुजाहिद हुसैन के बीच में ये। अब दूसरे चरण की वोटिंग की अगर बात करें तो 26 अप्रैल को 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर चुनाव होना है। तो अमरोहा, मेरठ, बागपत लोकसभा सीट की, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, यहां पर तो यूपी की दूसरे चरण की जो प्रमुख सीटें हैं, 26 अप्रैल को इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। सरगुजा में आयोजित विजय संकल्प संघनाद महारैली में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने जहां मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तब अंबिकापुर में ही आपने लाल किला बनाया था। कांग्रेस की टोली ने उस समय मुझ पर हमला बोल दिया था, बात का भवंडर बना दिया था, लेकिन मोदी लाल किले पर पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी है। कार पलटने से 3 लोगों की दुखद मौत की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कुरारा हमीरपुर से लौट रही थी बारातियों से भरी कार, इस दौरान हादसे का शिकार हुई है। भोगनीपुर क्षेत्र के जरेलापुर मोड़ के पास ये घटना घटित हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, कार पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दुखद घटना जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। कुरारा हमीरपुर से लौट रही थी बारातियों से भरी ये कार दुर्घटना का शिकार हुई है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। भोगनीपुर क्षेत्र के जलेरा मोड़ के पास ये घटना घटित हुई है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं जिनको इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क पर यह तेज रफ्तार का कहर दिखा है। बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी है जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। कार क्षतिग्रस्त हुई है और अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी है और ये इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। प्रातःकाल करीब 4 और 4:30 के बीच में थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत एक दुखद एक्सीडेंट हुई थी जिसमें एक इको गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस हमारे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को इलाज हेतु भिजवाया गया। उनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी करीब 6 लोग स्वल्प घायल थे, उनको उपचार कराकर अपने घर भिजवाया गया है। अगली अहम खबर गाजियाबाद से, जहां सीएनजी गाड़ी बनी आग का गोला। हमदर्द ग्राउंड लोहिया नगर की ये घटना है जहां पर गाड़ी में आग की घटना घटित हुई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से वाहन पूर्ण रूप से जलकर राख हुआ है। वाहन में लगी सीएनजी जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया है और पूर्ण रूप से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। आग लगने से वाहन जलकर राख हुआ है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये कंटेनर डीसीएम पूरी तरह जलकर राख हुआ है। डीसीएम गाड़ी सीएनजी गाड़ी थी ये डीसीएम जिसमें आग की घटना सामने आई है। हमदर्द ग्राउंड लोहिया नगर में गाड़ी में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, आग लगने से वाहन जलकर राख हुआ है। तो गाजियाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे, सीएनजी गाड़ी बनी आग का गोला। डीसीएम कंटेनर में आग की घटना सामने आई। हमदर्द ग्राउंड लोहिया नगर में गाड़ी में आग की घटना ये सामने आई है जिसमें गाड़ी जलकर राख हुई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये सीएनजी युक्त डीसीएम कंटेनर जिसमें आग की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस योजना का लाभ चेहरा देखकर देती थी। आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र को देखकर हम कह सकते हैं कि एक तरफ बिना भेदभाव के मोदी ने 10 साल काम किया है, वहीं 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी उठाया है। अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि से क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है।
भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस, आईआईटी, आईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने सब जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने वसूली की है, कोई चंदा हजारों करोड़ नहीं देता है। वैक्सीन वाली कंपनी से भी चंदा लिया गया है, सभी ने वैक्सीन लगवाई, हमने नहीं लगवाई है। बीमारी भगाने के लिए ताली थाली बजवा दी। हर वर्ग के लोगों को बीजेपी ने धोखा दिया है। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया है, जिन्होंने चंदा दिया है उनका कर्ज माफ कर दिया गया है। लाभ देकर उद्योगपतियों से बीजेपी ने चंदा लिया है। इंडिया गठबंधन किसानों का कर्ज माफ करेगी, ये अखिलेश यादव ने कहा। वो सब झूठ है। और जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं, हम आप लोग भी कभी कभार एक दूसरे की मदद करते हैं, चंदा देते हैं। बहुत सारे साथी होंगे, उन्होंने अपने जीवन में चंदा दिया होगा। चंदा 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए है, 1000 में हो सकता है, 10,000 हो सकता है। बहुत संपन्न है तो 1 लाख भी देगा, 2 लाख दे देगा, लेकिन कोई 1000 करोड़ नहीं देगा, 600 करोड़ नहीं देगा, 500 करोड़ नहीं देगा। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा लिया, ये चंदा कहना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, और शायद इतना वसूली किसी ने इतिहास में नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूली की है। वो हमारे मुख्य जो चैनल हैं, ये कभी नहीं दिखाते, ना चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं या अखबार हैं, उन्होंने एक आध बार चर्चा तो की होगी, लेकिन उसके बाद कभी भी जानकारी नहीं दी किसी को कि आखिरकार इतना हजारों करोड़ का चंदा कैसे बीजेपी ने ले लिया। और जो बात खुल करके आई है, वो यही बात खुल करके आई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट को सारे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा वसूला है। 1000 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने प्रचार कर करके वैक्सीन लगवाई, उस कंपनी से भी चंदा वसूला इन्होंने। कम से कम हम उससे बच गए। सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई। तो हैं कुछ लोग बचे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, न केवल भारत में और हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का फर्रुखाबाद से। अगली खबर जनपद के कस्बा कायमगंज में श्री हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में एक विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हुंकार भरती वानर सेना की टोली, श्री हनुमान जी व श्री राम दरबार की आकर्षक झांकियां नगर वासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। गमा देवी मंदिर से श्री हनुमान जी व श्री राम दरबार का पूजन शुरू हुई। विशाल शोभा यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम व जय बजरंग बली का जोरदार उद्घोष किया गया। इस यात्रा के दौरान शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई श्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का विधिवत समापन हुआ।
इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा चलते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। कौन जीतेगा? यहाँ तो सपा ही जीतेगी। मुझे लगता है जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ा दिया है। जो मंत्री होता है उसे मंत्री पद अच्छा लगता है, सांसद पद अच्छा नहीं लगता है। जो मंत्री होगा उसका सब अपना चला जाएगा अगर सांसद बनेगा तो। जो उसके आसपास की रौनक है वो सब छिन जाएगी। वो रौनक अपनी बनाए रखना चाहेंगे, इसलिए बस लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने लड़ा दिया, इसलिए बस लड़ रहे हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। जिस तरह से पहले चरण में चुनाव शुरू हुआ है, जनता समाजवादियों के साथ, कांग्रेस के गठबंधन के साथ खड़ी है, और इसलिए भी खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धोखा किसी ने जनता को नहीं दिया होगा। इनकी अगर 10 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं, इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज 10 साल हो गए हैं, हमारे किसान भाई पीछे मुड़ के देखें और हिसाब किताब लगाएं कि 10 साल पहले महंगाई क्या थी और आज महंगाई क्या है। 10 साल पहले लागत क्या लगती थी, आज लागत कितनी लग रही है। क्या फसल तैयार होने के बाद क्या किसानों को लाभकारी मूल्य भी ये सरकार दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। और साथ ही साथ तब हिसाब किताब जब लगेगा कि जिन्होंने कहा कि सुप्रीमो इटावा में बोल रहे थे, उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी एसटीएफ ने BOIP, TFL और सॉफ्ट फोन कॉलिंग से विदेशी नागरिकों को ठगने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि के नागरिकों को एड देकर फंसाते थे, फिर इनसे ठगी करते थे। यूपी एसटीएफ ने सजल सूर्या, चंद्रशेखर शुक्ला, युवराज शर्मा, अभ्युदय सिंह, फ्रांजल पांडे, प्रथम तिवारी को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ के अनुसार गिरोह का सरगना चंद्रशेखर है, जो ओमेक्स रेजिडेंसी वन बंधु कल्याण योजना चलाई है। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना गोल्फ सिटी में रहता है। उसने द ट्रेवल ट्रेन नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन लखीमपुर से कराया है। इसका ऑफिस गोमती नगर विस्तार सेक्टर 5 में खोला था। आरोपियों से 8 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 14 फर्जी ईमेल, प्रमाण पत्र, 2 इंटरनेट राउटर समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा कोतवाली क्षेत्र के दानपुर गांव में बीती रात एक महिला ने पति के पिटाई के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, इससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, महवा घाट कोतवाली के अलवारा गांव की मनीषा देवी 29 वर्ष जिनकी उम्र थी की शादी 6 साल पहले दानपुर निवासी संजय कुमार के साथ हुई थी। इनके 4 वर्ष की एक लड़की और 2 वर्ष का एक लड़का है। परिजनों का कहना है कि संजय जुआ खेलता था और शराब के नशे में अक्सर मनीषा से मारपीट करता था, झगड़ा करता था। फिलहाल पति मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुए शव का मुआयना किया गया है। थानाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट तहरीर के आधार पर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अम्बेडकर नगर जिले के वेवाना थाना क्षेत्र के आटगी गांव में आए बारातियों की फूड पॉइजनिंग होने से तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि बीती रात को गांव के सीताराम प्रजापति की बेटी की शादी थी, जिसमें बारातियों का शादी समारोह में बने खाने को खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। हालात जब नाजुक होने लगे तब स्थानीय लोगों व परिजनों ने धीरे धीरे जिला अस्पताल में भर्ती कराना शुरू किया लोगों को। करीब 50 लोग फूड पॉइजनिंग के चपेट में आए। आपको बता दें कि जिले में वेवाना थाना क्षेत्र के अटकी गांव में एक विवाह कार्यक्रम में भोजन करने के बाद 50 से ज़्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना के बाद एम्बुलेंस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और पीड़ितों को जिला अस्पताल अकबरपुर ले जाकर इलाज शुरू किया।
टेंगी गांव से, ये थाना बेवाना में है, वहाँ प्रजापति जी के यहाँ लड़की की शादी थी। उसी में बाराती और सराती दोनों खाना खाने के बाद उनको उल्टी और टट्टी शुरू हो गई, जिसके कारण यहाँ काफ़ी लोग भर्ती हुए। करीब लगभग 70 आदमी हैं और करीब सब लोग अंडर कंट्रोल में हैं और जल्द से जल्द इन लोग का डिस्चार्ज भी होंगे। यहाँ जो लोग भर्ती हैं कौन से लोग, बाराती हैं क्या? बाराती भी हैं, सराती भी हैं। और कुछ बाराती लोग जो हैं वो जलालपुर में भर्ती, इन लोग जैसा लोग बता रहे हैं जलालपुर में भर्ती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से 84 कोस की यात्रा की आगाज हो चुकी है। 84 कोसी परिक्रमा इसको कहते हैं। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोसी की परिक्रमा ये पहली तीर्थ यात्रा है। 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चैत्र माह की पूर्णिमा को अयोध्या से शुरू हुई 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। आज जो है उत्साह है, किस प्रकार से उमंग है लोगों में जो परिक्रमा करने के लिए लोग जा रहे हैं। और यह परिक्रमा जो है कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधने का जो है संदेश देती है और अपनी आस्था जो भगवान श्री रामलला में जो है निहित करती है, यानी उसमें उनके प्रति जो है समर्पित करती है। तो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए। यह पहली परिक्रमा है 2024 में जब भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद जो है प्रारंभ हो रही है। इस तीर्थ यात्रा में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की तकरीबन 265 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। ऐसा है, परिक्रमा यहाँ से मखौड़ा मखभूमि, यहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेश यज्ञ किया था जो बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक और थाने में है। यहाँ से आज 20 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाएंगे। वहाँ से बस्ती जिला और अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा की 85 किलोमीटर यात्रा पूरी करते हुए 14 मई को हम सवेरे यहाँ आएंगे। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में इस तीर्थ यात्रा के मार्ग को नया रूप देने की घोषणा की थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसी हेलमेट की टेस्टिंग देश भर के कई शहरों में हो रही है। लखनऊ में जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसका ट्रायल किया है वह इससे काफी संतुष्ट नजर आए हैं। आपको बता दें, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हेलमेट पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद की कंपनी में बने एसी हेलमेट का ट्रायल किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हेलमेट पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक कंपनी हैदराबाद की जिन्होंने इसका निर्माण किया है, तो ये अपना एक डेमो देना चाह रहे थे। तो डेमो हम लोग रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकली इसको कराना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कैसा लगता है। चिलचिलाती धूप अब देख ही रहे हैं 10-90 पे है, तो इस धूप में हम लोग जो कि नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये इसको लगा के खड़े हैं तो ये क्या फील कर रहे हैं, इसी संबंध में ये एक डेमो है ये। और अप्रूवल हायर लेवल के अधिकारी इसको करेंगे, इसका डिसीजन लेंगे तो उसके बाद ही होगा। अभी तो हम लोगों के लेवल पर सिर्फ इतना है कि इसका डेमो कराया जा रहा है। रियल में कई चौराहों पर, कल हजरतगंज पे किया गया था, आज 10 नंबर पे किया गया है। हेलमेट 2 वेरिएंट में 2 और 8 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। इन्हें मोबाइल फोन के चार्जर से चार्ज भी किया जा सकता है। ये जो एक छोटा वाला है जिसमें बता रहे हैं, जो कंपनी ने कहा है कि 2 घंटे का है, और जो जिसमें इनको बैटरी डिवाइसेस लगी है, साथ में वायर लगा है, तो वो 8 घंटे का बैकअप है। और सिंपली बता रहे हैं कि जो मोबाइल चार्जर होता है उससे आप चार्ज कर सकते हैं उसको। एसी हेलमेट की टेस्टिंग देश भर के कई शहरों में हो रही है। लखनऊ में जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसका ट्रायल किया है वे इससे काफी संतुष्ट नजर आए। अब रुक करेंगे अगली खबर का बागपत। लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के समर्थन में हर्रा खिवाई मोड़ पर हुई चुनावी जनसभा में पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तीर कमान और शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली गई है। यहाँ हमारे मित्र जयंत का हैंडपंप चोरी कर लिया गया है। संजय सिंह ने कहा यह सरकार बाबा साहब का संविधान बदलने की तैयारी कर रही है, इसे रोकना होगा। संजय सिंह ने कहा कि किसानों ने हक मांगा तो उन पर लाठियां बरसाई गई और उनकी राह में कीलें ठोक दी गई। संजय सिंह ने
इसके अलावा कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसानों का है, जो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी क्या किया क्षत्रियों के साथ, राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का केंद्रीय मंत्री रूपाला वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है, क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो, हमारे परिवार की हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ विकास प्राधिकरण का आवास आवंटन कराने का झांसा देकर 2 लोगों से लाखों रुपए वसूलने वाले फर्जी जेई के खिलाफ फर्जी जेई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी खुद को एलडीए का जेई बताकर लोगों को ठगता था। असलियत में वह एक निजी फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट है। आरोपी के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में 2 मुकदमे दर्ज हैं। सस्ते मकान दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। जानकीपुरम के सद्भावना सोसाइटी निवासी काजी सैफ रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजीपुर थाने से काजी रहमान पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री के पिछले 12 साल से लंबित 133 केपी विद्युत लाइन आखिरकार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लगवा दी गई है। आपको बता दें कि टायर फैक्ट्री को गनौली बिजली घर से फैक्ट्री तक 132 केवी की लाइन लानी थी, लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके चलते तकरीबन 12 वर्षों से यह कार्य अधर में लटका पड़ा था। अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान व एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लाइन खींचे जाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को लगी तो अनेक ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठे हो गए तथा उन्होंने लाइन खींचे जाने का विरोध करना चाहा, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात होने पर ग्रामीण वहां से लौट गए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिन किसानों के खेतों से लाइन खींची जा रही है उन किसानों को मूल खाता धारक के हिसाब से इसका मुआवजा दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के मॉल रोड में शान की सवारी अब इतिहास बनने जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले हाथ से खींचने वाले बन चुके हैं और अब हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पैडल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं, तो वहीं पालिका इनको सजोने की तैयारी में जुटी है। दशकों से नैनीताल के मॉल रोड में सवारियों को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने वाले पैडल रिक्शा अब अतीत बनने जा रहे हैं। आम शहरी सहित पर्यटकों की शान की सवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस बार पर्यटन सीजन में नहीं दिखेंगे। हालांकि अब पालिका हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन रिक्शों को सड़कों से तो हटाने जा रही है, लेकिन इसे यादगार के रूप में संजो कर रखना भी चाह रही है। प्रपोजल ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे, इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार हो नहीं पाया, क्योंकि इसको अगर हम करते हैं तो भी ये भी जो है ये चुनाव जो आचार संहिता है उसके बाद ही कर सकते हैं। तो अभी ये सोचने की स्टेज पे ही है कि इसके ऊपर किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसको हम फॉर्मुलेट करके फाइनल शेप देंगे। तो अभी ये बिल्कुल विचाराधीन स्तर पे ही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के लाखनवाला गांव में गेहूं की फसल में आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि ये आग खेत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें खेत में खड़ी कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके चलते फसल में आग लगने की खबर से पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए पानी के छिड़काव से लेकर ट्रैक्टर के जरिए फायर लाइन बनाकर आग को रोकने में काफ़ी कोशिश की। ग्रामीणों की इस कोशिश की वजह से दूसरे खेतों की बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलने से बच गई, लेकिन आग पर काबू पाए जाने से पहले कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए जुबानी हमला भी बोला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत और आर्थिक सर्वे कराने की बात कही है, जो बहुत ही विघटनकारी कार्य है। प्रदेश प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो घुसपैठियों पर विश्वास करते हैं और उन्हें ही देश की संपत्ति बांटना चाहते हैं। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का ये एजेंडा देश के लिए बेहद खतरनाक है। भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी है, जो कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का पुरजोर विरोध करती है। आज भारत मांगने वाला नहीं देने वाला देश बना है। कोरोना काल में भी आपने देखा कि हमने कितने राष्ट्रों को जो है कोरोना वैक्सीन निःशुल्क भी देने का काम किया। ये आज भारत की पहचान है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जो बात थी मैंने आप सबके सामने रखी, कांग्रेस के एजेंडे को लेकर रखी। आप सबके कोई सवाल हो तो वो भी आमंत्रित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में वनाग्नि प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को जंगलों में आग लगाने वालों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि आग लगाने वाले लोगों को फिलहाल तत्काल आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसका अपडेट हर दिन दिया जाए। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जंगलों में आग की ज़्यादातर घटनाएं मानवजनित हैं। कई स्थानों पर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी क्रू स्टेशन हैं, वन विभाग के अधिकारी हर वक्त वहां पानी की उपलब्धता रखें। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के अफसरों को समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगर पालिका व शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेत खलिहानों के नुकसान के अलावा सड़कों पर भी जाम की स्थिति बन रही है। पौड़ी तथा श्रीनगर, गढ़वाल, कोटद्वार, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं यहां बनी रहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन व स्थानीय निकायों को इसके लिए जो पैसा मिलता है उससे वे भी डकाए जा रहे हैं और पशुओं के रख रखाव में कहीं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अंथवाल ने लोगों से अपील की है कि वह अपने पशुओं को दूध पीने के बाद सड़कों पर न छोड़ें, उनका रख रखाव करें। सरकार भी जहां तक हो सके पशुओं के संरक्षण व रख रखाव के लिए कार्य कर रही है। कुछ राहत मिलेगी और उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि जो लोग दूध पी के और छोड़ दे रहे हैं और गौवंश की जो क्रूरता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बन रहा है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे। मैं कल हमने खन्ना से घर जा रहा था रात को, तो मेरे ख्याल पूरी रोड सड़क ही भरी हुई थी गायों से। कम मेरे ख्याल से 500-600 गाय होंगी। मैं इसको आप झूठ बोल रहा, पूरे जाओ श्रीनगर में आप। मैंने जब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, मैं यहाँ पे ये चुंगी से लेकर मैंने पूरा ऊपर तक चित्रकूट से आगे तक मैंने पूरी वीडियो बनाई दिखाई थी। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाय थी जो सड़कों पर इधर उधर, कभी इनको एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि यात्रा भी चल रही थी, लोग जाने में खड़ा भी है, इतनी दुविधा होती है। लेकिन यहाँ की नगर पालिका वाले सोए हुए, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही जंगलों में आग धधकती जा रही है। चढ़ते पारे के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं में चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी भी हो रही है। वनाग्नि की चपेट में आने से 500 से अधिक हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो राज्य भर में 52 से ज्यादा स्थानों पर वन अग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 77 हेक्टेयर जंगल
जल गए हैं, जो इस सीजन में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इन आंकड़ों ने इन वन विभाग के अधिकारियों के माथे पर पसीना ला दिया है। वन विभाग के अनुसार अगर बात करें तो कुमाऊं में वनाग्नि की 35 और गढ़वाल क्षेत्र में 14 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 3 घटनाएं सुरक्षित क्षेत्र में सामने आई हैं। इस सीजन में राज्य भर में अब तक वनाग्नि की 431 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 517 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। 11,30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा मूल्य की 30,000 से ज़्यादा मूल्य के वन संपदा को नुकसान अब तक पहुंच चुका है। वहीं जंगलों में लगी आग पर रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंची है। लगातार बढ़ती आग ने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते तापमान और बारिश के न होने से इस आग ने चौतरफा पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि इस वनाग्नि ने 517 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार को पूरे प्रदेश भर में 52 से ज्यादा स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 77 हेक्टेयर जंगल जल गए, जो इस सीजन में एक रिकॉर्ड है। इन आंकड़ों ने वन विभाग के अधिकारियों के माथे पर परेशानी ला दी है। वन विभाग के अनुसार कुमाऊं में वनाग्नि की 35 और गढ़वाल क्षेत्र में 14 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 3 घटनाएं संरक्षित क्षेत्र में सामने आई हैं। इस सीजन में राज्य भर में अब तक वनाग्नि की 431 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुल 517 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। 11,30,000 से ज्यादा मूल्य की वन संपदा को नुकसान अब तक हो चुका है। जी धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की यहाँ पे आके। वो जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये हम ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं। और इस वन संपदा को नुकसान पहुँचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी, जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए, और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए, और इस प्रकार से कोई भी काम न किया जाए कि जिससे कि वन जीवों को नुकसान हो। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गाँव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गाँव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वन विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे। उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे, युवा मंगल दल जो है आग को बुझाने का काम करते थे। तो वो चीजें गाँव में बिल्कुल खत्म हो गई हैं, और कहीं ना कहीं जहां आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम राजनीतिक रूप से जो है कार्यक्रमों को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है इन गांव को जो विच्छेदन करने का काम जो है राजनीतिक दलों ने किया है, ये बहुत बड़ा संदेश मैं इस आपके माध्यम से देना चाहूँगा। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो है वनाग्नि की घटनाएं और जो इनके जो अलर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास सैटेलाइट के माध्यम से, उसमें वृद्धि हुई है। और विशेष रूप से जो है कुमाऊं जोन के अंतर्गत कुछ प्रभाग हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग, हल्द्वानी और नैनीताल वन प्रभाग, उसमें जो है वनाग्नि की घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं। तो अब हम लोग की ये व्यवस्था है कि जब भी जो है कोई भी घटना जो है सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से प्रकाश में आती है, तो हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो तत्काल उसमें जो है इसका डिसेमिनेशन किया जाता है। और वो सूचना संबंधित क्रू टीम को, जो उस क्षेत्र में स्थानीय लेवल पे जो है क्रू में 8-9 लोग होते हैं, तो उसमें संबंधित स्थल तक वो जाते हैं। और कोशिश ये हो रही है कि रिस्पांस टाइम इसका कम से कम रखा जाए, त्वरित रूप से जो है टीम को वहाँ भेजा जाए और उसमें जो है आग पे नियंत्रण रखा जाए।
बता रहे हैं जिस जगह की बात, वहाँ की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहाँ पे स्टाफ मौके पे पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। उस पर सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी, जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है। ऐसा मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से 517 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। जहां भी जंगलों में आग लगेगी वहां संबंधित वन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। वहीं जंगलों में बढ़ती आग के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने वनाग्नि से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जबकि भाजपा का कहना है कि वनाग्नि से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इसको लेकर के सरकार ने जो है 70 जगह में विभाग ने स्पॉट किया है। 70 जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर इस प्रकार की वनाग्नि देखी जाती थी या पिछले वर्षों में देखी गई है। इन सब जगहों को के जो ग्रामीण हैं, जो इस जगह के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पर शामिल किया गया है। हमने ग्राम प्रहरी योजना के अंतर्गत वहाँ की ग्राम सभा के लोगों से कांटेक्ट किया है और जिस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं या जो देखा गया है कि अग्नि जहाँ पर जिन जिन स्पॉटों में लगाई गई है या प्रकाश में आई, उन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने इंक्वायरी बैठाई है। जो भी दोषी होंगे, जो असामाजिक तत्व होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें बैठक ली है। निश्चित रूप से 70 के 70 स्पॉटों के सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर सरकार ने वन विभाग को भी और ग्राम सभाओं को भी और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सबको कनेक्टिविटी करते हुए बेहतर हमारी योजना रहे, बेहतर ढंग से हम अग्नि से निपट सके, इस पर कार्रवाई की रही। वनाग्नि के प्रति कतई गंभीर नहीं है। सरकार ने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया और आज आप देखें कि चारों तरफ उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। सरकार अगर समय पर कार्रवाई करती, समय पर अगर प्लान करके चलती, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी वनाग्नि नहीं होती। और हम वनों पर आधारित प्रदेश है, हरित प्रदेश है, बड़ी ऑक्सीजन देने का हम काम करते हैं, हम हरियाली देने का काम करते हैं, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। लेकिन वनाग्नि से जहाँ एक और वन्य प्राणियों को भी नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को चाहिए कि वो वनाग्नि में काबू करे। कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने और बारिश न होने से जंगलों में लगी आग अपने दायरों को बढ़ाती जा रही है, जो कि चिंता बढ़ा रही है। सवाल यह है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या होगा? आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की? आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।